Hello my dear students, I welcome you all on my channel Learn English with भावना मिश्रा पांडे and आज हम करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक की पोएम द लेबर्नम टॉप composed by Ted Hughes. So let's start. First of all, introduction about the poet. Edward James Hughes, इनको टेड ह्यूज भी कहा जाता था. He was born on 17th August 1930 and died on 28th October 1998. Was an English poet, translator and children's writer. इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है. Critics frequently rank him as one of the best of his generation and one of the 20th century's greatest writers. तो इनको रैंक दी जाती थी one of the best writers and greatest writers. He served as poet laureate from 1984 until his death. And poet laureate का मीन्स होता है महाकवि की उपाधि दिया जाना, जो कि यूके में किंग्स और क्वींस दिया करते थे पर्टिकुलर पोइट्स को, राइटर्स को. तो 1984 से इनको ये उपाधि मिली एंड 1998 में जब तक इनकी डेथ नहीं हुई ये पोइट एज अ पोइट लॉरेट रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं, देन line to line explanation, after that summary with hard words. All right, so let's start. The poem is about a relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. ये poem relationship के बारे में है, laburnum tree और goldfinch bird के बारे में. अगर हिंदी में बोलें तो laburnum tree, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमलताश का पेड़, एंड गोल्डफिंच बर्ड जो कि सोन चिड़ैया हम हिंदी लैंग्वेज में यूज करते हैं. द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस. तो जो ट्री है वो येलो कलर का है, उसकी जो लीव्स हैं मीन्स वो येलो हैं. साइलेंट एंड डेथ लाइक पोस्चर में वो ट्री इज स्टैंडिंग देयर विदाउट एनी मूवमेंट. ट्री में कोई भी मूवमेंट नहीं है, जो कि डेथ लाइक है, लेकिन उसको अलाइव बना दिया जाता है, जिंदा बना दिया जाता है. किसके द्वारा? जो गोल्ड फिंच बर्ड है एंड उसके यंग वंस यानी उसके बच्चों द्वारा. द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री where she feeds her young ones. अब येलो बर्ड जो है वो रहती है उस ट्री पे, जो कि लेबर्नम का अमलताश का पेड़ है, वहाँ पे वो रहती है, अपने बच्चों को फीड करती है. बट एज soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. तो जैसे ही वो बर्ड उड़ जाती है वो पेड़ छोड़ के, वो बर्ड अगेन क्या बन जाता है? साइलेंट और डेथ लाइक. सो स्टांजा 1. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो लेबर्नम जो ट्री है वो कैसा होता है? शॉर्ट हाइटेड ट्री होता है, हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, उसकी शाखाएं होती हैं, मतलब वो झुकी हुई होती हैं, एंड इसके फ्लावर्स येलो, एंड उसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. So here in the first stanza the poet says that he saw a laburnum tree. Poet ने क्या देखा? एक laburnum tree देखा, अमलताश का पेड़ देखा, whose leaves were yellow. उसकी जो पत्तियां थी वो येलो हो चुकी थी. The tree's top is still and silent in the daytime of September month. ये सितंबर का मंथ था, दोपहर का टाइम था, एंड पत्तियां जो थी वो येलो हो चुकी थी. क्यों? इससे पता चलता है कि ये ऑटम सीजन था एंड ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैड फॉलन, और जो इसके सीड्स थे वो गिर चुके थे. यहाँ पे पोइट हैड यूज द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट. दो चीज़ों के लिए पोइट ने येलो वर्ड यूज किया है, एक तो लीव्स के लिए, लीव्स ऑफ दैट ट्री, एंड सनलाइट के लिए. तो येलो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? साइलेंस को, डेथ को एंड ब्यूटी को भी, क्योंकि सन रेज जो है वो कैसी हैं? येलो कलर की. तो ही डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर. इस कलर से वो पूरा का पूरा, येलो कलर से वो पूरा का पूरा सीन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. ये स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन पूरा रिटन में आपके नोट्स के लिए दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से. इन द फर्स्ट स्टेंजा से लेकर के पूरा फर्स्ट स्टेंजा में जो भी कुछ बताया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फॉर योर practice. So stanza number 2. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement and a branch end,
Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterlings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and trills. तो पोयम में फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं हार्ड वर्ड्स. तो गोल्ड फिंच मैंने आपको बताया, इट्स कॉल्ड सोन चिरैया इन हिंदी. एंड ये क्या होता है, एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. और इनके फेदर्स कैसे होते हैं, येलो कलर के. ट्विचिंग का मीन्स है, ये रहा ट्विचिंग मीन्स सडन जर्क मूवमेंट, सडनली फटाफट से जो मूवमेंट होती है वो. देन चिरप मीन्स बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड, बर्ड जो चिल्ला के बहुत शोर करके उड़ते हैं, दैट कॉल्ड चिरपिंग साउंड. देन स्टार्टलमेंट मीन्स अमेजिंग, शोइंग सडन शॉक, यू कैन से. स्टार्टल का मीन्स होता है सडनली, शॉकिंगली, यू कैन से. एब्रप्ट मीन्स रैपिड, बहुत तेज, अचानक से. चिटरिंग्स मीन्स टू मेक अ चिटरिंग साउंड, चैटरिंग की साउंड जो है वो. ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब वाइब्रेशन, विंग्स में वाइब्रेशन. देन ट्रिलिंग्स मीन्स वही चिरपिंग साउंड. ट्रैम्बल्स मीन्स शेकिंग एंड थ्रिल्स मीन्स फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट. सो हियर द पोइट सेज, जब गोल्ड फिंच बर्ड जब आती है, सोन चिरैया जब उस ट्री पे आती है विद अ ट्विचिंग चिरप, तो वो क्या करती है, एंड कर देती है उस डेथ लाइक सीन को. तो अ गोल्ड फिंच बर्ड कम्स टू एंड द डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री एंड मेक्स अ सडन चिरप साउंड. गोल्ड फिंच बर्ड क्या करती है, जैसे ही वो उस ट्री पे आती है, वो सीन जो कि डेथ लाइक सीन है उसका एंड कर देती है, यानी कि उसको खत्म कर देती है एंड अपना चर्पिंग साउंड शुरू कर देती है. The bird, while being rapid, alert and precautions like a lizard, और उसकी then sleek as lizard मतलब जैसे स्मूथनेस होती है किसकी, लिजर्ड की. स्लीक मीन्स स्मूथ मूवमेंट किसकी, लिजर्ड की. वैसे ही वो एक सडन, अचानक से, एक शॉकिंग वे में हर ब्रांच के एंड तक जाती है, चर्पिंग करती है, एंड स्लीक जो स्मूथनेस के साथ जैसे कि लिजर्ड करती है, वैसे ही वो अलर्ट भी एब्रप्टली क्या करती है. Here the poet says that the bird, while being rapid, alert and precautions like a lizard, sits on the branches of the tree. तो एक lizard से comparison किया है, एंड जितनी अलर्ट, जितनी स्मूथ वे में एक लिजर्ड मूव करती है, वैसे ही वो भी मूव कर रही है ट्री की ब्रांचेस पे. As she moved towards the thickness of the branches, her young ones started chirping and doing vibrations with the wings, making a sound like a machine. तो जैसे ही वो ट्री की थिकनेस का क्या मीन्स है, मतलब जहाँ पे पत्ते बहुत ज़्यादा होंगे और मोटा तना होगा, वहाँ पे जैसे ही वो घूमती है तो उसके जो बच्चे हैं, उसके यंग वंस हैं, अचानक से उसकी तरफ देखते हैं, और एक तरह से क्या होता है, जैसे मशीन स्टार्ट होने में जैसा शोर करती है, वैसे ही लगता है जैसे मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई है. क्यों, क्योंकि जो बर्ड की मूवमेंट है एंड उसके यंग वंस की जो मूवमेंट है, उसकी वजह से द ट्री स्टार्ट्स टू शेक एंड थ्रिल. तो क्या होता है, पेड़ के पत्तों पे एंड पेड़ का जो स्टडी तना है, ब्रांचेस है, उस पे क्या हल्का सा वो शेक होने लगता है, एंड इट सीम्स लाइक मशीन का जो इंजन है वो स्टार्ट हो रहा है, मेकिंग अ साउंड लाइक मशीन की तरह. बर्ड के विंग से जो वाइब्रेशन होता है, उससे ऐसे लगता है कि मशीन जो है वो स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पे पॉइंट ने दो ऑपोजिट सीनरीज हमारे सामने रखी हैं. क्या है, द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक, ट्री पहले कैसा था, डेथ लाइक, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल स्टिल था. एंड उसके बाद कैसा है, लाइफ गिविंग है. क्यों, क्योंकि ट्री ने शेल्टर दिया है बर्ड को एंड उसके यंग वंस को. तो पूरा ट्री जो है वो हिलने लग जाता है, एक मशीन की तरह लगता है, क्योंकि बर्ड और उसके यंग वंस की जो वहाँ पे मूवमेंट होती है उससे. सो हियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर यू. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट आपके एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
Now let's move ahead for the third stanza. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. तो flirts out मतलब lead on, आगे जाना. स्टोक्स का मतलब है जैसे इंजन में फ्यूल डलता है वैसा, एड समथिंग, इंजन में जैसे हम ऐड करते हैं फ्यूल वैसा. एंड बार्ड मीन्स स्ट्राइप्स वाला, स्ट्राइपी. सो पॉइंट क्या कहते हैं, द लेबनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली. गोल्डफिंच बर्ड और लेबनम ट्री क्या है, इंजन है फैमिली के. किसके, गोल्डफिंच बर्ड जो है उसके एक इंजन की तरह है. क्यों, क्योंकि वो जब नॉइज करते हैं तो ऐसा लगता है ट्री का जो ट्री है वो एकदम से, ट्री का जो तना है वो मशीन की तरह उसमें शोर होने लग गया है, इंजन स्टार्ट होने लग गया है गोल्डफिंच की मूवमेंट से. शी प्रोवाइड्स, वो क्या करती है, फूड देती है अपने बच्चों को, एंड उसकी वजह से बच्चे मूव करते हैं. वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के एंड तक जाती है. हर डार्क कलर स्ट्राइप्ड फेस, अब उसका जो डार्क कलर का स्ट्राइप्ड फेस है वो क्या है, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फ्लर्ट करके मतलब लीड ऑन टू अनदर ब्रांच. फिर क्या करती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि poet says here that her dark colored striped face is visible as her body is yellow colored and hides behind the yellow leaves of the tree. अब ट्री का कलर कैसा है, ट्री की लीव्स जो हैं वो भी येलो हैं. अब जो बर्ड है, सोन चिड़ैया जो बर्ड है, गोल्डफिंच जो बर्ड है, इसके भी विंग्स कैसे हैं, फेदर्स कैसे हैं, येलो कलर के हैं, लेकिन उसका फेस कैसा है, स्ट्राइप्ड है. डार्क कलर्ड स्ट्राइप्ड फेस केवल वो ही विजिबल होता है, और उसकी बॉडी जो है वो येलो कलर की क्या हो जाती है, छुप जाती है ट्री के जो लीव्स हैं उनके पीछे. आइडेंटिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी यही है कि उसका जो बार्ड फेस है वो नजर आ रहा है, स्ट्राइपी फेस जो है केवल वो नजर आता है, बाकी उसके जो विंग्स हैं वो उसकी ट्री की पत्तियों से मैच करते हैं और छुप जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ये नोट्स आपके लिए, आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. It will be helpful for you. So, now let's see stanza 4. Then with airy delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. So, airy means क्या होता है, strange, you can say weird. ओके, एंड विसल चिरप मतलब विसल की तरह, चर्पिंग ऑफ द बर्ड जो कि विसल की तरह होती है. देन सबसाइड्स का मतलब है डिमिनिशेस, मतलब बिकम लेस, कम हो जाना. ओके, सो हियर जब वो देन विद अरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, तो वो क्या करती है, जब वो स्ट्रेंजली reaching the end of the branch, the bird makes a sweet chirping sound just like whispering and flies away towards the infinite sky. तो जैसे ही वो ब्रांच के एंड तक पहुंचती है उसके बाद वो क्या करती है, एक स्वीट सी चर्पिंग साउंड करती है. उस चर्पिंग साउंड के साथ वो क्या करती है, उड़ जाती है. कहाँ पे, टू द इन्फिनाइट स्काई, यानी कि अनंत आसमान जो है जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है, वहां पे वो उड़ जाती है, आसमान में चली जाती है. एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो क्या करता है, जो लेबनम ट्री है वो अगेन क्या हो जाता है, एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब यहाँ पे है साइलेंट एंड अगेन डेथ लाइक. तो क्या हो जाता है, इट अगेन मेक्स द कौन, वो जो बर्ड है वो उसको दोबारा से बना देती है, कैसा, डेथ लाइक एंड साइलेंट. सबसाइड्स टू एम्प्टी, बिल्कुल खत्म होते होते वो क्या हो जाता है, एम्प्टी, बिल्कुल खाली. सो हियर नोट्स आर गिवन फॉर यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्टूडेंट्स, आफ्टर ईच स्टैंजा दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर यू for your help. Now let's see
द लिटरेरी डिवाइसेस, कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे ली गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टांजा 1, एलिटरेशन है। एलिटरेशन यू नो वेरी वेल, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। द इंस्टांसेस ऑफ एलिटरेशन इन द पोएम, कौन कौन से इंस्टांसेस हैं, आपने देखा था सेकेंड लाइन में, स्टांजा 1 सेकेंड लाइन, सेप्टेम्बर सनलाइट, ये स्टांजा 1 सेकेंड लाइट, सेप्टेम्बर सनलाइट। उसके बाद है, फिर हम देखते हैं ट्री ट्रैम्बल्स, देन सिमिली। सिमिली में क्या है, सिमिली आपको पता है कंपैरिजन दो चीजों के बीच में, और जब यूज करता है पोएट लाइक एंड एज, दो वर्ड्स यूज करता है तो वो होती है सिमिली। मेटाफर भी क्या है, एक कंपैरिजन के लिए लिटरेरी डिवाइस हम यूज करते हैं, लेकिन उसमें लाइक और एज नहीं आता, डायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज के बिना, उनकी क्वालिटीज को देखते हुए। सो यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक मीन्स स्मूथ, ये स्टांजा 2 में थर्ड लाइन है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। तो यहाँ पे पॉइंट सिमली यूज कर रहे हैं, सिमली मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, एंड वो यूज करता है लाइक या एज, तो स्लीक एज अ लिजर्ड सिमली का एग्जाम्पल है। Then metaphor, an indirect comparison between two things. Generally a quality is compared, एक किसी क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है। She enters the thickness and a machine starts up। तो क्या यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं, the noise created by the movement of the bird is compared to the machine's noise। तो जो noise वो bird create करती है, कौन सा, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाती है, एंड जब वो दूसरी ब्रांचेस तक जा रही होती है, उसके बर्ड्स वहाँ पे चर्पिंग करते, उसके जो यंग वंस हैं वो चर्पिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नॉइज़ क्रिएट होता है वो किसकी तरह है, जैसे मशीन स्टार्ट होते टाइम नॉइज़ करती है, इसलिए उसको एक इंजन की तरह बोला है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, मेटाफर के। नाउ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन आपको अच्छे से पता है, ये क्या होता है, एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज जब हम किसी इनएनिमेट थिंग पे ऐड कर देते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को, यानी कि आप हिंदी में मानिए किसी निर्जीव वस्तु पे ह्यूमनली क्वालिटीज ऐड कर दी जाती हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो पूरा पेड़, ट्रैम्बल्स मीन्स शेक, थ्रिलिंग एंड शेकिंग करता है, पूरा का पूरा ट्री पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन क्वालिटीज ऐड कर दी हैं ट्री में। देन ट्रांसफर्ड एपिथेट, अब ट्रांसफर्ड एपिथेट भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, आप कह सकते हैं, वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, दूसरी नाउन पे एडवर्ब जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का। अब हम देखते हैं द लेबर्नम ट्री किसको सिंबलाइज करता है, द पैटर्न ऑफ आवर लाइफ इन जनरल। अगर आपसे थीम पूछी जाए, इस पोयम का इंट्रोडक्शन पूछा जाए, तो आप ये लिख सकते हैं। और लेबर्नम ट्री किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ये जनरली अगर हम देखें तो हमारी लाइफ का जो पैटर्न है उसको सिंबलाइज करता है। लाइफ इज सीमिंगली डल एंड इनएनिमेट, बट इट इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स लाइफ दैट मेक्स इट मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। यानी कि लाइफ कैसी है, वो डल है एंड इनएनिमेट है, निर्जीव की तरह है एक तरह से, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, किसी पर्सन के एटीट्यूड पे डिपेंड है। हम अगर चाहें तो उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं एंड उसको क्या बना सकते हैं, वर्थ लिविंग, जीने योग्य बना सकते हैं। ये पर्सन के एटीट्यूड पे निर्भर करता है कि हम किस चीज को किस तरह लेते हैं। So the goldfinch brings cheer, happiness and mirth to the simple and inanimate surrounding। और जो गोल्ड फिंच, जो सोन चिरैया जो बर्ड है, वो क्या लेकर के आती है उस डेथ लाइक ट्री पे, चीयर यानी कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, मर्थ यानी कि अम्यूजमेंट आप कह सकते हैं, MIRTH, मर्थ नया वर्ड है, मेरीमेंट आप कहिए, अम्यूजमेंट आप कहिए, हैप्पीनेस आप कहिए, ओके।
तो सिंपल एंड इनएनिमेट सराउंडिंग जो थी, वहां पे कोई शोरगुल नहीं था, कोई हैप्पीनेस नहीं थी। गोल्डफिंच बर्ड ने आके क्या कर दिया, वहां पे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। इट्स हैप्पीनेस इज इन्फेक्शियस एंड ऑल एनकम्पेसिंग। तो क्या है, उस बर्ड ने क्या किया, उसको इन्फेक्शियस मतलब ट्रांसमिट कर दिया। वहां पे क्या ट्रांसमिट कर दी उसने, पूरा जो एनवायरनमेंट था उसको हैप्पीनेस से फिल कर दिया। नाउ समरी ऑफ द पोएम। The poem starts with a description of the laburnum tree whose top was still and silent. तो poem start होती है laburnum जो tree है अमलताश के पेड़ से, जो कि उसका top क्या है, बिल्कुल still silent, वहाँ पे कोई शोरगुल नहीं है। The leaves, its leaves had turned yellow, उसकी जो leaves है वो yellow हो चुकी हैं, उसके seeds जो हैं वो गिर चुके हैं। It was a daytime in the month of September when the tree was standing still and death-like. ऑटम मंथ है और सितंबर का टाइम है, और दोपहर के टाइम पे जो ट्री है वो डेथ लाइक पोजीशन में वहां पे स्टैंडिंग है, बिल्कुल स्टिल। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव। जो लाइफलेस ट्री था वो बिल्कुल जीवंत हो उठता है, जिंदा हो उठता है। किसकी, गोल्डफिंच जो बर्ड है उसके अराइवल से। शी केम टू फीड हर यंग वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। जहां पे थोड़ा ब्रांच थिक है, पेड़ों का झुरमुट जैसा है, मतलब पत्तियों का झुरमुट है, वहां पे वो क्या करती है, अपने यंग वंस को फीड करती है, एंड उसके बच्चों की मूवमेंट वहां पे होती है। द ट्री इज हर शेल्टर, ट्री उसका शेल्टर है, वहां पे उसने घोंसला बना रखा होगा। शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद अ चर्पिंग साउंड। तो वहां पे वो आती है चर्पिंग साउंड से। शी फर्दर मूव्स टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लिजर्ड। तो जैसे लिजर्ड बिल्कुल स्मूथ वे में और अलर्ट मूवमेंट के साथ इधर उधर जाती है, वैसे ही जो बर्ड है उसकी भी, गोल्डफिंच बर्ड की मूवमेंट भी होती है। एज सुन एज शी अराइव्स हर यंग वंस स्टार्ट चर्पिंग लाइक अ मशीन एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो जैसे ही जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका अराइवल होता है, तो यंग वंस क्या स्टार्ट करते हैं, चर्पिंग। और वो कैसा लगता है, एक मशीन जैसा वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, वाइब्रेशन होता है मशीन में, वैसा ही उस पेड़ में भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स, विंग्स की फड़फड़ाहट से। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव। तो इतने शोरगुल से क्या हो रहा है, वो नॉइज से क्या हो रहा है, ट्री क्या है जो डेथ लाइक खड़ा था, अब वहां पे वो भी जीवंत हो उठा है, जिंदा हो उठा है, बिकॉज ऑफ द ट्रैम्बल्स एंड शेक्स। ट्रैम्बल्स एंड शेक्स दोनों का मीन सेम है, हिलना, पेड़ हिल रहा है उसकी वजह से। आफ्टर फीडिंग देम शी फ्लाइज टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच। उन बच्चों को फीड करने के बाद गोल्डफिंच बर्ड जो है वो ब्रांच की दूसरी साइड चली जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस and the yellow body was barely visible as she vanished behind the yellow leaves. अब उसका फेस कैसा है, फेस है स्ट्राइपी या आप डार्क कलर्ड कह सकते हो, तो हल्का फुल्का फेस ही विजिबल है। बाकी उसकी बॉडी क्योंकि येलो कलर की है और जो ट्री की जो लीव्स हैं वो भी येलो कलर की हैं, तो वो विजिबल नहीं है। She flew away in the sky, leaving the tree death-like again. तो अब एक टाइम के बाद जब वो आसमान में उड़ जाती है तो ट्री फिर से कैसा हो जाता है, death-like. So students, in the next video we will do the question answers of this poem. Stay connected. Thank you so much.